हेलो एवरीवन। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में गैल्वेनोमीटर का थोड़ा सा पार्ट किया था और लाइट ऑफ हो गई थी, इसके वजह से हम नहीं कर पाए थे। देखिए गैल्वेनोमीटर के बारे में क्या होता है, एक ये टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा उसको बताता है। रियलिटी में जो गैल्वेनोमीटर होता है वो दो टाइप का होता है। आपने लैब के अंदर एक देखा होगा गैल्वेनोमीटर, जस्ट लाइक दैट बॉक्स टाइप इसका स्ट्रक्चर आता है ऐसा, इस टाइप से बॉक्स नुमा हम इसको स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऐसा। यहाँ पर एक रेड पिन आता है, एक ब्लैक आता है, ठीक है ना। तो और यहाँ पर भी आ सकता है, इसमें ऐसा एक स्केल रहता है, इस टाइप से इंडिकेटर रहता है। सर्किट से अगर हम कनेक्ट करें तो उसमें रीडिंग्स रखी रहती है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये आपको कहलाता है वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। कौन सा? वेस्टर्न टाइप। तो जनरली गैल्वेनोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो दो टाइप का होता है, एक होता है वेस्टर्न टाइप और एक होता मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वेस्टर्न टाइप ये जो गैल्वेनोमीटर इसमें मैग्नेट अंदर से फिक्स होती है और ये अपने एक्सिस पे क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। इसका अगर स्केल की बात करूँ मैं बड़े लेवल पर, तो यहाँ पर क्या होता है, 0 आता है, यहाँ पर 10 आता है, यहाँ पर 20 आता है, यहाँ पर 30 आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आपका पॉइंट ऑफ स्केल होता है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करता है, रिवॉल्व या तो इधर रिवॉल्व करेगा या फिर इधर रिवॉल्व करेगा। अगर सर्किट में करंट हो रहा है, आपका सर्किट कनेक्शन सही है, तो उसके हिसाब से क्या देता है, डिफ्लेक्शन देता है, इधर देता है, इधर देता है, ठीक है ना। काफ़ी हेल्पफुल होता है। मीटर ब्रिज की बात करूँ या फिर पोटेंशियोमीटर की बात करें तो उसमें इसका यूज़ होता है। ओम्स लॉ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो करंट को बताने के लिए किसी सर्किट में अगर करंट जा रहा है तो ये क्या करता है, डिफ्लेक्शन देगा। कितना करंट जा रहा है वो भी बता सकता है ये। तो गैल्वेनोमीटर ये जो होता है वेस्टर्न टाइप का होता है, इसकी स्टडी हम यहाँ नहीं करेंगे, जो आप लैब में यूज़ करते हैं वो होता है, ठीक है। हम जो आज बात करेंगे वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे बनता है, क्या क्या उसमें इक्विपमेंट्स रखते हैं और उसकी हेल्प से हम ट्विस्टिंग मोमेंट निकालेंगे, जिसको हम उसको हैंग करेंगे। तो ट्विस्टिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये चीज़ हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर, उस गैल्वेनोमीटर के अंदर भी कौन सा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कौन सा पढ़ेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये क्या देगा, बेसिकली आपको डिफ्लेक्शन देगा। देखिए कैसे इसका होता है डायग्राम, वो देखते हैं पहले। इस टाइप से मैंने क्या करा, दो स्ट्रॉन्ग हॉर्सो मैग्नेट्स लगा दिए। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। इसके बीच में क्या होता है, रेड ब्लू भी यूज़ करूँगा मैं। इसके बीच में हमने एक कॉइल ले ली ऐसी सर्कुलर, ठीक है ना, इस टाइप से इसको बोल सकते हैं। इसको थोड़ा और क्लियर बनाऊँ मैं। ये चीज़ ठीक है। अब देखिए नॉर्थ और साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यहाँ से बाहर निकलेगी। तो इस एंड से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो यहाँ पर ऐसी आ जाएगी बेटा, ऐसा। यहाँ पर क्या आ जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी, कुछ ऐसे लाइंस वहाँ से निकली लाइंस ऐसे आ जाएगी, ठीक ना। कुछ इस पैटर्न में आपकी लाइंस यहाँ पर आ जाएगी। और देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग हम लगाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कॉर लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट, पिवोट पॉइंट होता है, जिसके सराउंडेड में इसको ऐसा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वायरिंग कर देते हैं ऐसे, इस टाइप से, ठीक है। दूसरी बात, इसी के ऊपर एक डिफ्लेक्शन लगा देते हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना है, वैल्यू चेक करना रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पैटर्न में एक स्केल लगा देते हैं हम, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होता है, करंट के अंदर क्या होता है, डिफ्लेक्शन बताता। ये इसका स्केल मार्क कर दिया मैंने यहाँ से ऐसे, इस पर रीडिंग्स होती है, ठीक है, इस टाइप से। ये हो गया। इसके बाद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हो गया सारे पॉइंट्स कर लिए। देखिए यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो दोनों होते हैं, ये
और ये क्या होते हैं, हॉर्स मैग्नेट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट बोल सकते हैं इनको, परमानेंट मैग्नेट, दोनों लगा दिया आपने। ये जो लिखा है इसको हम बोलते हैं क्या, स्केल, और ये हमारे पास क्या है, पॉइंटर, पॉइंटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है रिलेटिव में, इसके बारे में थोड़ी और मैं आपको जानकारी देता हूँ। यूनिफॉर्म रेडियल, हाँ ये जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना, ये इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट बना तो ये आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए ये हो गया, इसी का मैं एक व्यू बनाता हूँ कुछ इस टाइप से, आपको क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ हम कर रहे हैं, फिर कैसे होता है। नॉर्थ साउथ, देखिए मैं पहले समझाता हूँ क्या होता है। रिलेटिव में हमारे पास एक सर्कुलर सॉफ्ट आयरन कोर होती है, इसको हमने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। जब मैं इसको कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ लगती है, कॉन्सेंट्रेटेड इसके ऊपर लगती है, पूरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगती है, भाई नॉर्थ से इधर जा रही है साउथ की तरफ, ऐसे जा रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो कॉइल होती है क्या करती है, घूमती है अपने एक्सिस पर, ठीक है ना। कैसे चीज़, यहाँ पर एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, ये अपने एक्सिस पर क्या होती है, इस टाइप से रिवॉल्व होगी, ठीक है ना, इस टाइप से क्या होती है, रिवॉल्व होती है। तो उस रिवॉल्यूशन में यहाँ पर क्या मैं एक स्प्रिंग लगाता हूँ, क्या लगाते हैं हम यहाँ पर बेसिकली, इसका जो और डायग्राम क्लियर बनाऊँ मैं इसको स्प्रिंग फॉर्म में लगा देता हूँ। ऊपर हम स्प्रिंग से इसको क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं इस टाइप से, ठीक है ना। तो नॉर्थ साउथ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर ये अपने एक्सिस पर घूम रही है भाई टॉर्क, तो उस कंडीशन में इस पर क्या क्रिएट होगा, टॉर्क। दूसरी बात, अगर ये यहाँ पर घूम रही है तो उसी कंडीशन पर इस स्प्रिंग के अंदर एक मोमेंट क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट, वो भी एक टॉर्क क्रिएट करेगा। तो हमें बेसिकली क्या बताना है, यहाँ पर कितना डिफ्लेक्शन आता है, वो डिफ्लेक्शन की वैल्यू हमें यहाँ पे बताना है। क्या बताना है, डिफ्लेक्शन बताना है। ये बेसिकली इसके लिए भी देगा ना कितना डिफ्लेक्शन है उसमें, करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो वो डिफ्लेक्शन की वैल्यू हमें बताना। इस कंडीशन में हमारे पास दो टाइप के मोमेंट लगते हैं, कितने टाइप के, दो टाइप के। एक मोमेंट आपको लगेगा कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, टाउ इक्वल टू NIBA, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना, ड्यू टू टॉर्क लग रहा। दूसरा लगता है इस पर ट्विस्टिंग मोमेंट, उसको T देख देता हूँ, वो लगेगा कितना, K5, कितना लगेगा, K5, ये लगता है ट्विस्टिंग मोमेंट। ये इक्विलिब्रियम में रखने के लिए एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तो ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में रखने के लिए दोनों क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में रखते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना है, फाई का वैल्यू फाइंड करना रहता है। क्या फाइंड करना रहता है, फाई का वैल्यू। आप ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में आप बता सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर है, आर प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या प्लेस्ड इन द परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज टाइटेड फ्रॉम द स्प्रिंग। यहाँ पर दो टाइप के मोमेंट क्रिएट होते हैं, वन इज द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कॉइल मैग्नेट की वजह से। तो देखिए यहाँ पर दोनों मोमेंट्स के बारे में मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है ना। द टॉर्क व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल, ऐसा हम लिख लेते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। व्हेन अ current flow through a coil, through the coil is I, then torque, जो टॉर्क आएगा वो कितना जाएगा बेटा, उसको टाउ के द्वारा लिखेंगे, टाउ इक्वल टू वो आ जाएगा NIBA साइन थीटा। यहाँ पर जो वैल्यू मैं लिखूँगा, इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो टाउ जो मैक्सिमम आएगा वो कितना आ जाएगा, NIBA। ये पहला आपके पास क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। दूसरा, आप यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहे हैं, तो अगर ये ऐसे घूम रहा तो स्प्रिंग में मरोड़ इस टाइप से पैदा होंगे, उसको हम बोलते हैं ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या मतलब, मरोड़, उसमें जो मरोड़ आएगी इस टाइप से रोटेट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा ट्विस्टिंग मोमेंट। तो दूसरा होता है ट्विस्टिंग टॉर्क या ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट बोल सकता हूँ मैं, उसको लिखा मैंने कितना, टाउ टी।
वो कितना होगा के फाई, वेयर के ट्विस्टिंग कोफिशिएंट, ट्विस्टिंग कांस्टेंट और जो फाई है दिस इज शो द डिफ्लेक्शन, किसको शो करेगा डिफ्लेक्शन को। अब यहाँ पर एक टॉर्क आपका NIB आ गया, n नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब दोनों टॉर्क आ गए, एक आपके पास गया टॉर्क आ गया NIBA कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दूसरा उसके मोशन की वजह से स्प्रिंग के अंदर कितना ट्विस्टिंग आ रहा है उसकी वजह से जो टॉर्क आया वो कितना है टाउ टी इक्वल टू के फाई। ये स्प्रिंग में जो मरोड़ पैदा हुई, जो ट्विस्टिंग आया है उसकी वजह से टॉर्क आया है अपने पास, ठीक है। तो वो कितना जाएगा ट्विस्टिंग कांस्टेंट इनटू डिफ्लेक्शन। एट इक्विलिब्रियम, यहाँ लिख लीजिए एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में दोनों क्या होंगे एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो उस केस में कितना आ जाएगा टाउ इक्वल टू टाउ ट्विस्टिंग, ये आ जाएगा NIBA और ये कितना आ जाएगा के फाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फाई, ठीक है। तो यहाँ से फाई कितना आ जाएगा बेटा, फाई इक्वल टू हो जाएगा NIBA अपॉन में के। ये हमारे पास आता है बेसिकली क्या डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू यहाँ पर शो करेगा वो कितना बढ़ेगा NIBA अपॉन में के। एरिया इसका लूँगा मैं कॉइल का, नंबर ऑफ टर्न्स, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे लगा रखे हैं ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, n नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, करंट कितना जिसमें करंट फ्लो रहा I, और की का वैल्यू आपको गिवन देगा। तो इन चारों पांचों की वैल्यू की हेल्प से मैं यहाँ पर कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर के अंदर वो बता सकता हूँ। वेस्टर्न टाइप में आप डायरेक्ट बता सकते हैं, डायरेक्ट उसमें रेटिंग्स होती हैं, कितना डिफ्लेक्शन हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ। यहाँ पर इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं उसमें डिफ्लेक्शन बताऊंगा। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर उसका है डेरिवेशन, जिसमें हमने क्या फाइंड करा डिफ्लेक्शन। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए फाई बराबर NBA अपॉन में के, और ये आपका आई क्या होगा बाहर। ये जो बीच में NBA लिखा मैंने ब्रैकेट के अंदर, तो ये ब्रैकेट के वाली क्वांटिटी क्या होती है कांस्टेंट, क्या होती है कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। आपने जो लूप लेखा उसकी रेडियस कांस्टेंट है तो एरिया उसका कांस्टेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स आपने 10 ले ली, 20 ले ली, 50 ले ली, कांस्टेंट कर दिया, और के आपके कांस्टेंट है। करंट की वैल्यू को चेंज करोगे फ्लक्स चेंज होगा। मतलब यहाँ से मैं एक चीज़ लिखता हूँ क्या कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ आई। जितने नंबर ऑफ टाइम्स करंट बढ़ते जाएगा डिफ्लेक्शन उतना फास्ट होता जाएगा, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये टाइम्स क्या मान लेंगे कांस्टेंट, तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, करंट की वैल्यू कम तो डिफ्लेक्शन कम। तो इस टाइप से निकाल सकता हूँ। अब ये पूरा होने के बाद हमारे से दो डेफिनेशन पूछी जाती है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डेरिवेशन तो यहाँ तक आ गया, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ लिया व्हाट इज़ द वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड व्हाट इज़ द करंट सेंसिटिविटी। इसके बेसिस पर यहाँ तक तो आपने कर दिया, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी कई बार स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी, इसी में से आएगा ये। इन दोनों के डेफिनेशंस भी आपको याद रखना, इसकी यूनिट याद रखना है, डायमेंशनल फार्मूलाज याद रखना है, ठीक है ना। ये बहुत छोटी छोटी बारीक सी बातें हैं, लेकिन हमें ये सब चीज़ें आना चाहिए। तो हमने यहाँ क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, फ्लक्स फाई कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आएगा दो डेफिनेशन पूछी जाती है आपके पास। पहली आती है क्या करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इससे पहले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं SI के द्वारा। ये क्या होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट या डिफ्लेक्शन अपॉन में करंट का रेशियो, ठीक है ना। तो मैं इसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड वाली लिख लेता हूँ, आप इसको ऐसे लिखिए डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। वही डेफिनेशन हो जाएगी आपके पास डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। काफ़ी आसान है ये तो। SI के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो SI बराबर कितना हो जाएगा डिफ्लेक्शन हमारे पास होता है फाई, करंट कितना है I, तो फार्मूला कितना आ गया SI इक्वल टू मतलब करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू डिफ्लेक्शन अपॉन में करंट। गॉट माय पॉइंट। फाई की वैल्यू हम जानते हैं, फाई कितना होता है बेटा N
आई बी ए अपॉन में के, ये वैल्यू यहाँ रख लीजिए। तो एस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आई बी ए अपॉन में के, और करंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास आई से आई कट जाएगा, तो एस आई बराबर कितना हो जाएगा, एन बी ए अपॉन में के। ये हमारे पास क्या जाएगा, करंट सेंसिटिविटी आ जाएगी। कोट माय पॉइंट, क्या हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी। ठीक है, इसे नोट कीजिए आप। करंट सेंसिटिविटी यहाँ से निकालेंगे हम। ठीक है, सिमिलरली आपसे क्या पूछा जाए, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आप लिखा सकते हैं। सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या आएगी, करंट सेंसिटिविटी की बात हो यहाँ पर। दूसरी बात करता हूँ मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है ना, तो वोल्टेज सेंस यहाँ लिख लीजिए वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको हम क्या लिखेंगे, एस वी। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एस वी, डिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज। तो एस वी डिफ्लेक्शन कितना था, एन आई बी ए अपॉन में के, और ये हो गया वी। वी बराबर कितना होता है आप जानते हैं ओम्स लॉ से, वी इक्वल टू आई आर होता है। ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपके पास, एस वी बराबर एन आई बी ए अपॉन में के आई आर, आई से आई कट गया, तो एस वी कितना हो जाएगा, एन बी ए अपॉन में के आर। ये आपके पास क्या जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी रहेगा। तो ये दोनों की बात हो गई हमारे पास। ठीक है ना, तो यहाँ से ये सारी बात क्लियर हो गई। अच्छा, इनकी यूनिट की बात कर लेता हूँ मैं, भाई यूनिट पूछा जा। तो देखिए एस वी की बात करूँ तो एस आई की बात करूँ तो 5 अपॉन में आई, 5 अपॉन में आई। तो देखिए मैं यहाँ से बना सकता हूँ फार्मूले से, ये कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो आपके पास हो जाएगी 5 कितना बना था आपके पास, एन बी ए आई अपॉन में आई था, आई से आई कट गया था, नीचे कांस्टेंट किया गया था। तो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, बी की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर, पूछा जाए तो लिख सकते हैं। इसकी हेल्प से अगर मैं बात करूँ वोल्टेज में बात करूँ, तो वोल्टेज की आपको पता है क्या होती है, वोल्ट होती है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख लीजिए एस वी कितना हो जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड आएगा एक यहाँ पे, तो बी का हो जाएगा टेस्ला, इसका होगा मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन में ओम। दोनों की यूनिट पूछी है तो दोनों की यूनिट आप लिख सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑलरेडी आप जानते हैं, दोनों का निकाल सकते हैं। जैसे एस आई की बात करूँ तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1, ये मैग्नेटिक फील्ड का होता है। इसका कितना हो जाएगा, एल की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, एस आई का डायमेंशनल फार्मूला एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 ए की पावर -1। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं डिफ्लेक्शन में, तो इसका यूनिट क्या हो गया, टेस्ला, टेस्ला हो जाएगा एम टी की पावर -2 ए की पावर -1 एल की पावर 2। ओम, ओम क्या हो गया, रेजिस्टेंस, तो वी अपॉन में आई। तो देखिए रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू वी अपॉन में आई। इसका होता है ML2 T-3 A-1, और इसका कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ML2 T-3 A-2। जो कैंसिल और काट दीजिए, M से M कट गया, और L2 से L2 कट जाएगा, एक 2 से 1 जाएगा, 3 से चले जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, एक T बचेगा और एक क्या बचेगा आपके पास, A बचेगा, तो AT हो जाएगा। ठीक है ना, AT किसका होता है, करंट का भी होता है। तो SP का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका पूछा जाए ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतनी, इसके साथ ही हमारा जो मैग्नेटिक का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, इसकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा। ठीक है ना, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो को आगे जाके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है ना, और बेल आइकन को हिट करें ताकि इसी टाइप से आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।